नया चैप्टर बायोमॉलिक्यूल। एनसीईआरटी का कोई भी चैप्टर होता है बगैर हेडिंग के पैराग्राफ लिखा रहता है, वो इंट्रोडक्शन है। यहाँ भी बगैर हेडिंग के एक पैराग्राफ लिखा है और इस पैराग्राफ में जो इन्फॉर्मेशन है उससे जुड़ी हुई ये टेबल बनी है। तो टेबल का वास्तव में इस्तेमाल इस वाले पैराग्राफ में है। तो चैप्टर का नाम डालिए बायोमॉलिक्यूल और हेडिंग डालिए इंट्रोडक्शन। बायोमॉलिक्यूल। और हेडिंग डालें इंट्रोडक्शन। पहला सवाल ये है कि बायोमॉलिक्यूल क्या है। तो बायो का मतलब होता है लिविंग और मॉलिक्यूल का मतलब होता है मॉलिक्यूल। तो केमिकल कंपोनेंट प्रेजेंट इन लिविंग या केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट इन लिविंग को बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। इसी चैप्टर में, इस हेडिंग में नहीं, इससे आगे वाली हेडिंग में एक लाइन लिखी है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से जितने कार्बन मॉलिक्यूल आपको मिल सकते हैं, जितने भी कार्बन मॉलिक्यूल मिल सकते हैं उनको बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। तो जब वो भी डिफिनीशन सही है। तो रियल में क्या है, किसी लिविंग में पाए जाने वाले केमिकल कंपोजिशन या केमिकल कंपाउंड को बायोमॉलिक्यूल कहेंगे, या ऑल कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग को बायोमॉलिक्यूल कहेंगे। फिर दुनिया में इतने टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, तो मन में एक सवाल आता है कि क्या सभी में एक जैसे केमिकल कंपोनेंट पाए जाते हैं या एलिमेंट और कंपाउंड पाए जाते हैं। तो पता करने के लिए केमिकल एनालिसिस की गई। तो जब केमिकल एनालिसिस की गई तो देखो किसकी किसकी की गई, लिविंग की भी की गई और नॉन लिविंग की भी की गई। लिविंग, अब लिविंग के लिए कोई पर्टिकुलर पीस ले लीजिए वेजिटेबल का, या कोई भी पर्टिकुलर प्लांट ले लीजिए, एनिमल ले लीजिए, उसका पार्ट ले लीजिए। तो जैसे ही लिविंग का केमिकल एनालिसिस करते हैं, एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं, वैसे पता चलता है कि लंबी लिस्ट है। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, फास्फोरस है, सल्फर है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, दुनिया भर के एलिमेंट की लिस्ट मिली। तो वैज्ञानिकों के मन में आई कि लाओ पता करते हैं कि क्या यही सारे एलिमेंट नॉन लिविंग में भी पाए जाते हैं। तो एलिमेंटल एनालिसिस नॉन लिविंग की, अब नॉन लिविंग का मतलब है अर्थ क्रस्ट की करेंगे। तो जब नॉन लिविंग की गई तो आश्चर्यजनक रूप से वही एलिमेंट की लिस्ट मिली जो लिविंग में एलिमेंट की लिस्ट थी। मतलब वहां भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह था, और यहाँ भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह था। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि जब दोनों एलिमेंट सब दोनों जगह एक जैसे हैं तो फिर अंतर क्या है। तो थोड़ा सा और बताए, अंतर क्या बताए कि जब हम इस टेबल को देखते हैं, जब हम इस टेबल को देखते हैं जहां एलिमेंट की लिस्ट लिखी है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन। तो अगर आप नजर डालें तो इधर लिखा है अर्थ क्रस्ट, इधर लिखा है ह्यूमन बॉडी। तो बताओ हाइड्रोजन कहाँ ज्यादा है, ह्यूमन बॉडी में ज्यादा है। कार्बन कहाँ ज्यादा है, ह्यूमन बॉडी में ज्यादा है। ऑक्सीजन कहाँ ज्यादा है, ह्यूमन बॉडी में ज्यादा है। नाइट्रोजन कहाँ ज्यादा है, ह्यूमन बॉडी में ज्यादा है। सल्फर कहाँ ज्यादा है, ह्यूमन बॉडी में। कहने का मतलब इतनी चीजें कहाँ ज्यादा हैं, ह्यूमन बॉडी मतलब लिविंग में ज्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो सोडियम कहाँ ज्यादा है, अर्थ क्रस्ट में। कैल्शियम कहाँ ज्यादा है, अर्थ क्रस्ट में। मैग्नीशियम कहाँ ज्यादा है, अर्थ क्रस्ट में। और सिलिकॉन कहाँ ज्यादा है, अर्थ क्रस्ट में। तो इतनी चीजें कहाँ ज्यादा हैं, तो आंसर देंगे अर्थ क्रस्ट में।
तो वैज्ञानिकों ने जो कंक्लूसिव बात बोली क्या, कि एलिमेंट की लिस्ट तो सब में सेम है, लेकिन जो रिलेटिव एबंडेंस है, रिलेटिव एबंडेंस मतलब किसके रेस्पेक्ट में कौन ज्यादा है और कौन कम है, उसमें अंतर है। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर किस में ज्यादा है, लिविंग या ह्यूमन में ज्यादा है और नॉन लिविंग में कम है कंपेयर में। लेकिन सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन नॉन लिविंग या अर्थ क्रस्ट में ज्यादा है, किससे, लिविंग से। तो यही पहले पैराग्राफ में लिखा है, एक बार फिर से सुन लेते हैं, 4 पॉइंट लिख लेते हैं। पहला सवाल ये है कि बायोमॉलिक्यूल क्या है, तो कहोगे लिविंग से या लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी केमिकल कंपोनेंट होते हैं उन्हीं को बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। एनसीईआरटी में डिफिनीशन भी लिखी है, ऑल कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग इज कॉल्ड एज बायोमॉलिक्यूल। फिर जब हम देखते हैं कि एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं दोनों लोगों की, लिविंग की भी और नॉन लिविंग की भी, तो देखते हैं कि सेम या सिमिलर लिस्ट मिलती है, नाम वही मिलते हैं, लेकिन डिफरेंट होता है रिलेटिव एबंडेंस में। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर किस में ज्यादा है, लिविंग में ज्यादा है, जबकि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन नॉन लिविंग में ज्यादा है। 1-2 क्वेश्चन और, इन लिस्ट पर अगर नजर डाली जाए तो मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट कौन सा है, तो मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑक्सीजन ही है, चाहे वो अर्थ क्रस्ट हो और चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो। तो लीस्ट एबंडेंट कौन है, तो अगर लिविंग की बात करेंगे तो सबसे कम क्या मिलेगा, सिलिकॉन सबसे कम मिलेगा, लेकिन अगर नॉन लिविंग की बात करेंगे तो सबसे कम क्या मिलेगा, तो आंसर देंगे नाइट्रोजन। टेबल सामने है तब भी नहीं दिख रहा है, हम मतलब क्या है कि क्या देख रहे हो, टेबल सामने तब भी नहीं दिख रहा है कौन सबसे कम कौन सबसे ज्यादा है, तो हम लिख रहे हैं, आप लिख डालिए। अच्छा एक और सुन लीजिए, इस टेबल में एक चेंज किया है, पुरानी वाली एनसीईआरटी में यहाँ 0.9 था, सॉरी 0.5 था, अभी कितना कर दिए हैं 9.5। तो बस क्या किए हैं, जैसे ये 0 बना था ऐसे आप उसी पूंछ बना दिए हैं, ठीक है। तो चलो लिख लो, हमारे साथ लिख ले, बायो मॉलिक्यूल क्या है, तो कहोगे ऑल कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग। लिविंग से जितने कार्बन कंपाउंड मिलेंगे उन सब को क्या कहेंगे, लिविंग को जितने कार्बन कंपाउंड में, लिविंग में जितने कार्बन कंपाउंड मिलेंगे उन सबको बायोमॉलिक्यूल कहेंगे। फिर क्या की गई, एलिमेंटल एनालिसिस की गई, और दोनों लोगों की गई, लिविंग की भी और नॉन लिविंग। लिविंग में ह्यूमन ले लिया या ह्यूमन का कोई पार्ट ले लिया, और नॉन लिविंग में अर्थ क्रस्ट ले लिया। तो जब एलिमेंट की एनालिसिस की गई तो पता चला कि सिमिलर लिस्ट है, सिमिलर लिस्ट तो है लेकिन रिलेटिव एबंडेंस में डिफरेंस है। डिफरेंस इन रिलेटिव एबंडेंस, इसी से पता चला कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर किसमें ज्यादा है,
किसमें ज्यादा है? मोर इन लिविंग देन क्या? नॉन लिविंग। जबकि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन किसमें ज्यादा है? मोर इन नॉन लिविंग देन क्या? लिविंग। फिर क्वेश्चन पूछेगा मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट। तो अगर मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट पूछेगा तो आपको अलग अलग बताना होगा, लिविंग का और नॉन लिविंग का। तो लिविंग में बेटा कौन सा है? लिविंग में भी ऑक्सीजन है और नॉन लिविंग में भी ऑक्सीजन है। लेकिन अगर लीस्ट एबंडेंट पूछेगा तो क्या बताओगे? लिविंग में सिलिकॉन और नॉन लिविंग में कौन सा बताओगे? नाइट्रोजन। बस इतना लिखना है। तो चलो एनसीईआरटी खोलो। लिखा है देयर इज ए वाइड डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। नाउ क्वेश्चन दैट क्या अराइज इन अवर माइंड कि क्या सभी लिविंग मेड ऑफ सेम केमिकल? तो एग्जैक्ट सेम तो नहीं होते, कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, लेकिन एलिमेंट सेम होते हैं। कह रहा केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे कैसे एलिमेंटल एनालिसिस की जाती है। अगर हम परफॉर्म करें ऐसी एलिमेंटल एनालिसिस किसी प्लांट में, किसी एनिमल में या किसी माइक्रोबियल पेस्ट में, तो हमको लिस्ट ऑफ एलिमेंट मिलेगा, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या अदर कंपाउंड में एलिमेंट रेस्पेक्टिव कंटेंट पर यूनिट मास ऑफ लिविंग। लेकिन अगर ऐसी ही एनालिसिस कहाँ की जाए? पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट में, जो कि किसका एग्जाम्पल है? नॉन लिविंग। तो ये देखो लिखा है क्या मिलेगा? सिमिलर लिस्ट मिलेगी। फिर अंतर किस मामले में है? तो अंतर है, कह रहा है वैसे तो कोई एब्सोल्यूट टर्म में कोई अंतर नहीं है क्योंकि नाम सेम है, लेकिन डिफरेंस हमको मिलेगा। क्यों? लिखा है ऑल द, यहां से हाईलाइट कर लो, ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन द सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट आल्सो प्रेजेंट इन द सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यू। लेकिन जब क्लोजर एग्जामिनेशन करोगे तब पता चलेगा क्या? क्या पता चलेगा? रिलेटिव एबंडेंस। अब कई मॉलिक्यूल जैसे कार्बन का, हाइड्रोजन का विद रिस्पेक्ट टू द अदर एलिमेंट, ये सब हाई होंगे किसमें? तो कहोगे लिविंग में। किसकी तुलना में? अर्थ क्रस्ट में। ठीक है, तो जो कंक्लूसिव था वो मैंने आपको लिखा दिया है। मोस्ट एबंडेंट और लीस्ट एबंडेंट भी याद कर लेंगे। हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। एक फ्लो चार्ट लिख रहा हूं, पहले वो फ्लो चार्ट लिख लीजिए, फिर अभी एक्सप्लेन करते हैं। अगर हम लोग किसी लिविंग पीस में एलिमेंट या कंपाउंड की एनालिसिस करना चाहते हैं तो उसका एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी में दिया है। क्या
कि किसी लिविंग टिश्यू को ले लेते हैं, चाहे वेजिटेबल मतलब प्लांट ले लो, चाहे पीस ऑफ लिवर ले लो मतलब एनिमल का पार्ट ले लिया, और इसकी ग्राइंडिंग कर देते हैं किसके साथ, तो ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड Cl3COH, और उसके बाद बनेगा पेस्ट या स्लरी जिसको लुगदी कहते हैं, और उसके बाद उसको फिल्टर कर देंगे किसके साथ, चीज क्लॉथ, कपड़ा है ये, सूती कपड़ा होता है। तो जैसे जब चीज बनाया जाता है तो उसमें हाँ उसका छन्नी छानते हैं, तो आप कह सकते हो छानेंगे कुल मिला करके। तो जब छानेंगे तो क्या करेंगे, तो जो चीजें बहुत बहुत पतली फाइन होंगी वो नीचे निकल जाएंगे, और जो चीजें थोड़ा सा मालिक्यूल बड़ा होगा वो ऊपर रह जाएगा। तो हमको दो चीजें मिलेंगे, फिल्ट्रेट मिलेगा और रिटेंटेट। मतलब स्थिति ये होगी कि मान लेते हैं कि ये फिल्टर है, तो कुछ चीजें हमको यहां मिल जाएंगे और कुछ चीजें हमको यहां मिलेंगे। तो जो यहां मिलेंगे वो एसिड इनसॉल्युबल होंगे, और जो यहां मिलेंगे वो एसिड सॉल्युबल होंगे। तो फिल्ट्रेट वास्तव में एसिड सॉल्युबल होगा, रिटेंटेट वास्तव में एसिड इनसॉल्युबल होगा। फिर एनालिसिस करेंगे, करा केमिस्ट्री वाले बताएं कैसे एनालिसिस करेंगे, तो पता चलेगा कि जो एसिड सॉल्युबल पार्ट मिला है इसमें हजारों क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन ओनली ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, इसके साथ कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी मिलेंगे। ये एनसीईआरटी में लिखा है कि एसिड सॉल्युबल पार्ट में कौन कौन से इनऑर्गेनिक मिलेंगे, तो आंसर देंगे सल्फेट मिलेंगे और फास्फेट मिलेंगे। फिर आएगा रिटेंटेट या एसिड इनसॉल्युबल पार्ट। एसिड इनसॉल्युबल पार्ट में ज्यादातर क्या मिलेंगे, इनऑर्गेनिक, लेकिन फिर ओनली नहीं मिलेंगे, यहाँ भी कुछ क्या मिल जाएंगे, ऑर्गेनिक। तो अभी बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाया है, अभी हम बिल्कुल क्लियर नहीं कर पाए हैं कि ये टोटल ऑर्गेनिक है और ये टोटल इनऑर्गेनिक है। अगर बिल्कुल अलग हो जाते तो लिस्ट बना लेते, बड़ा आसान रहता। तो वैज्ञानिकों के मन में और रहा कि लाओ कोई और एक्सपेरिमेंट करें और जिससे एग्जैक्ट पता चल जाए कि इनऑर्गेनिक कौन कौन से हैं। तो जो उड़ गए इसका मतलब वो ऑर्गेनिक होंगे। तो देखो क्या एक्सपेरिमेंट किए हैं, एक्सपेरिमेंट बदल दिए कि कोई पर्टिकुलर लिविंग टिश्यू ले लिए। अब लिविंग टिश्यू किसी फार्म में ले सकते हो, चाहे वो प्लांट पार्ट हो चाहे एनिमल पार्ट है, और इसका वजन ले लिए। तो इसके वजन को कहते हैं वेट वेट, ठीक है। उसके बाद इस लिविंग टिश्यू को ड्राई कर दिए, अब इसको सुखा देंगे और सुखाने के बाद फिर से वजन ले लेंगे, तो उसको क्या कहोगे, ड्राई वेट। सुखाने का मतलब क्या है कि जो वाटर होगा वो ज्यादा ज्यादा क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा। अब जब सुखा लेंगे उसके बाद इसको बर्न कर देंगे। अगर सुखाएंगे नहीं तो ये जलेगा ही नहीं, जलेगा तो तब जब सूखा होगा। तो पहले सुखाएंगे उसके बाद बर्न कर लेंगे। तो जब किसी चीज को आप जलाते हैं तो होता क्या है कि जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट हैं वो जल के हवा में उड़ जाएंगे। हवा में उड़ेंगे तो या तो CO2 के फॉर्म में या तो वाटर के फॉर्म में। तो जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट होंगे वो बर्न आउट हो जाएंगे। किस फॉर्म में, तो या तो CO2 के फॉर्म में और या तो वाटर मतलब गैस के फॉर्म में उड़ जाएंगे। लेकिन बर्न करने के बाद जो ऐश मिलेगी, राख, उसमें क्या होंगे, तो उसमें इनऑर्गेनिक होंगे। और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट बहुत सारे मिलेंगे, कैल्शियम मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, फॉस्फेट मिलेंगे और सल्फेट और भी मिलेंगे। तो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट पता करने का ये तरीका है। टिश्यू लीजिए, पहले वजन कर लीजिए, फिर पहले सुखा वजन कर लीजिए, उसका नाम वेट वेट होगा। उसके बाद सुखा लीजिए, फिर वजन कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, ड्राई वेट। इस दौरान क्या होगा, वाटर इवापोरेट हो जाएगा। उसके बाद फिर जला दीजिए तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट तो जल के उड़ जाएंगे, CO2 और वाटर बनके। लेकिन जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है वो हमको मिलेंगे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फेट और फास्फेट।
चलो एनसीईआरटी ओपन करो। देखो यहाँ बहुत सारी कहानी लिखी है, काम की चीजें याद रखेंगे। यहां से टिक करो, लिविंग टिश्यू या वेजिटेबल या पीस ऑफ लिवर, इसको ग्रिंड करेंगे किसमें, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में। ये क्वेश्चन काम की बात है। फिर हमको क्या मिलेगा, तो हमको स्लरी मिलेगा। फिर इसको हम फिल्टर या क्या करेंगे, स्ट्रेन करेंगे, किसके साथ, चीज क्लॉथ के साथ या कॉटन के साथ। तो हमको दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक कंपोनेंट कौन सा, फिल्ट्रेट, जिसका दूसरा नाम एसिड सॉल्युबल पूल या पार्ट कहोगे, और दूसरा मिलेगा रिटेंटेड या एसिड इनसॉल्युबल। साइंटिस्ट को मिले क्या, हजारों ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसमें, एसिड सॉल्युबल पूल में। कह रहा हायर क्लास में आप पढ़ोगे कि कैसे किसी सैंपल में किसी कंपाउंड को आइडेंटिफाई किया जाता है, कौन कौन सी सेपरेशन टेक्निक है, कुछ अंडरलाइन नहीं करना है। फिर यहां से जाके अंडरलाइन करेंगे इस जगह से, ऑल कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू कैन बी कॉल्ड एज, क्या कहते हैं, बायोमॉलिक्यूल कह सकते हैं। फिर उसके बाद लिविंग ऑर्गेनिज्म में दोनों चीजें होंगी, इनऑर्गेनिक भी होगा और ऑर्गेनिक भी होगा, स्लाइटली डिफरेंट, लेकिन डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट करना पड़ा। पहले वजन कर लेंगे स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू, ठीक है, उसके वजन को हम क्या कहेंगे, वेट वेट कहेंगे। फिर इसको सुखा लेंगे तो क्या उड़ जाएगा, वाटर उड़ जाएगा। रिमेनिंग मटेरियल को ड्राई वेट कहेंगे। अब इसको पूरी तरीके से क्या करेंगे, जला देंगे। तो जब जला देंगे तो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बन कंपाउंड क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, और किस फॉर्म में उड़ जाएंगे, CO2 और वाटर वेपर। लेकिन साथ में क्या मिलेगी, ऐश, और ऐश में क्या होगा, तो कहोगे इनऑर्गेनिक, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फेट, सल्फेट। ये देखो एक लाइन यहाँ लिखी है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे सल्फेट और फास्फेट आल्सो सीन इन एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन, ठीक है। फिर कह रहा है एलिमेंटल एनालिसिस करोगे किसी पर्टिकुलर लिविंग में तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह मिलेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाओगे तो कुछ और व्यू होगा। केमिस्ट्री के हिसाब से हम लोग फंक्शनल ग्रुप पता करेंगे, एल्डिहाइड है कि कीटोन है कि क्या है। और बायोलॉजी के हिसाब से हम डिस्कस करेंगे क्या, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड बेस और फैटी एसिड। तो जनरल कहानी है। क्वेश्चन अगर कोई मिलेगा तो वो यहां से केवल मिलेगा कि रिलेटिव एबंडेंस किसका है। तो रियल में चैप्टर ये यहां से स्टार्ट होता है। एक एक बायोमॉलिक्यूल हमको पढ़ना है। पहली हेडिंग डाले अमीनो एसिड, पहली हेडिंग डाले अमीनो एसिड। पहली हेडिंग अमीनो एसिड। ये रियल में चैप्टर यहां से स्टार्ट है। अमीनो एसिड पढ़ेंगे, उसके बाद फैटी एसिड पढ़ेंगे, नाइट्रोजनस बेस पढ़ेंगे, और फिर इन्हीं के पॉलीमर, फिर प्रोटीन पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे और न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे। हेडिंग डालिए अमीनो एसिड। अभी लिखेंगे नहीं, देखेंगे। पहला सवाल यह है कि अमीनो एसिड क्या है, तो तुरंत कहोगे, अभी लिखिएगा नहीं, सुनेंगे। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इस एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की खास बात है कि एक ही कार्बन पर अमीनो ग्रुप मतलब NH2 ग्रुप, और उसी कार्बन पर एसिड मतलब COOH ग्रुप अटैच होता है। इसकी खास बात क्या है, NH2 मतलब अमीनो ग्रुप, और COOH मतलब एसिड ग्रुप। कहां अटैच होंगे, अटैच ऑन सेम कार्बन। अब इधर देखिए, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई पर्टिकुलर कार्बन है और इसकी 4 वैलेंसी हैं, तो कार्बन की 4 वैलेंसी होंगी।
एक जगह हम जोड़ देंगे NH2, एक जगह जोड़ देंगे COH और एक जगह जोड़ देंगे R। अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप ये है, तो जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है उसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन। क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। इसी नाते इस अमीनो एसिड को कहते हैं अल्फा अमीनो एसिड। तो इसका नाम अल्फा अमीनो एसिड क्यों है? क्योंकि NH2 ग्रुप और COH ग्रुप एक ही कार्बन पर अटैच है। वो कार्बन कौन सा है? अल्फा कार्बन है। इसी नाते इसका नाम क्या पड़ गया? अल्फा अमीनो एसिड। एक क्वेश्चन। दूसरा, रियल में ये क्या है? तो रियल में अगर मान लेते यहां भी हाइड्रोजन रहा हो, यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, तो ये रियल में क्या रहा है? ये मीथेन रहा है। तो ये वास्तव में सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है जिसकी वैलेंसी को डिस्प्लेस किया गया है। तो रियल में क्या है? सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है। और मीथेन में कितनी वैलेंसी होंगे? 4 वैलेंसी थी। तो जब 4 वैलेंसी थी तो सबका अलग अलग है। एक पर क्या लगा हुआ है? तो एक वैलेंसी पर हाइड्रोजन लगा है, एक पर NH2 लगा है, एक पर COH और एक पर R। अब ये R क्या है? तो कहोगे वेरिएबल ग्रुप। वेरिएबल ग्रुप का मतलब क्या होता है? कि अलग हो सकता है, कुछ भी यहां हो सकता है। देखो क्या क्या हो सकता है। तो जैसे मान लेते हैं कि कार्बन अभी भी वही है, कार्बन अभी भी वही है और इसकी ये 4 वैलेंसी हैं। और देखिए कैसे जोड़ा गया, यहां हाइड्रोजन है, यहां NH2 है, यहां COH है और यहां H जोड़ दिया गया। अगर R के नाम पर H जोड़ोगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ग्लाइसीन। अभी लिखो नहीं, सुन लीजिएगा, इतनी जल्दी नहीं है। अच्छा, फिर वही वैलेंसी, वही कार्बन वही है, इसकी 4 वैलेंसी है और यहाँ अभी भी H है, यहाँ अभी भी NH2 है, यहाँ अभी भी CH है और यहाँ लग गया है CH3। तो अब क्या हो जाएगा? तो इसी का नाम हो जाएगा एलानाइन या नीन। फिर यही कार्बन अभी वही रहेगा और इसकी 4 वैलेंसी हैं। यहाँ अभी भी NH2 है, यहाँ अभी भी CH है, यहाँ अभी H है, यहाँ CH2OH लग गया है, हाइड्रोक्सी मिथाइल लग गया है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो आंसर क्या देंगे? सेरीन। अभी वैलेंसी वही है कार्बन और इसकी 4 वैलेंसी है। इधर की तरफ H लगा है, इधर की तरफ NH2 लगा है, इधर की तरफ COH। अब इधर देखिए क्या लगा है, तो इधर बड़ी स्पेशल चीज लग गई है। ये CH2 लगा है और ये एक एरोमेटिक कंपाउंड लग गया है। जैसे ही यहां पर एरोमेटिक कंपाउंड लगेगा वैसे ही इसका नाम एरोमेटिक अमीनो एसिड हो जाएगा। अब जैसे तो एनसीईआरटी में 3 नाम दिए हैं, कौन कौन से? एक टायरोसिन दिया है, ट्रिप्टोफान दिया है और फिनाइल एलानाइन दिया है। तो देखिए अमीनो एसिड के टाइप इस आधार पर होते हैं कि आर क्या है। तो आर देखो क्या है, आर के नाम पर एच है, आर के नाम पर क्या हो सकता है? आर के नाम पर एच हो सकता है। तो अगर आर के नाम पर एच होगा तो ग्लाइसिन, आर के नाम पर CH3 होगा तो एलानिन, आर के नाम पर CH2 है तो सेरीन, और आर ही के नाम पर देखो एरोमेटिक कोई कंपाउंड आ गया है तो फिर इसका नाम क्या हो जाएगा? एरोमेटिक अमीनो एसिड। जैसे टायरोसिन, ट्रिप्टोफान और फिनाइल एलानाइन क्या है? तो आंसर देंगे ये क्या है? एरोमेटिक अमीनो एसिड। इतना लिखो फिर अभी आगे बताते हैं। देखें
ऐसा कोई अमीनो एसिड जो प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व हो या प्रोटीन में पाया जाए, प्रेजेंट इन प्रोटीन, उन अमीनो एसिड को कहते हैं प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड। और जिनकी संख्या टोटल 20 होती है। इन प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड में से 3 नाम एनसीईआरटी ने दिए हैं, जैसे ग्लाइसिन, एलानिन और सेरीन। ग्लाइसिन, एलानिन, सेरीन ये 3 उन 20 में से हैं। अभी आगे हम प्रोटीन पढ़ाएंगे, उसका स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे, वहां टोटल 20 अमीनो एसिड के नाम लिखाएंगे। यहाँ जितना दिया वहां इतना जानते हैं। तो ग्लाइसिन, एलानिन, सेरीन क्या है? प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड हैं। और प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड के अलग अलग नाम इस आधार पर पढ़ रहे हैं कि आपने आर आधार अलग अलग कर लिया। किसी में आर के नाम पर एच ले लिया, किसी में CH3 ले लिया और किसी में CH2OH ले लिया। एक बात। दूसरा, सिर्फ नाम ही नहीं बदलेगा। अगर आप H लगाओगे या CH3 लगाओगे या CH2OH लगाओगे तो केमिकल प्रॉपर्टी भी तो बदलेगी। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड किस पर डिपेंड करेगी? तो कहोगे इस बात पर डिपेंड करेगी कि उसमें NH2 का कितने नंबर हैं, उसमें COOH कितने हैं, या उसका R ग्रुप कौन सा है। तो दूसरा सवाल, अमीनो एसिड की फिजिकल लिखते चलें और केमिकल प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करेगी? डिपेंड ऑन, तो कहोगे NH2 पर डिपेंड करेगी, COOH पर डिपेंड करेगी और R वेरिएबल ग्रुप पर डिपेंड करेगी। कैसे? वो एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं कि ये कार्बन है और इसकी 4 वैलेंसी है। ये H है, इधर की तरफ NH2 है, इधर की तरफ COH है और इधर की तरफ मान लेते हैं कि कोई R ग्रुप है। ध्यान से सुनिएगा। इस R ग्रुप में मान लेते हैं कि ये कार्बन की कोई चेन है। मान लेते हैं कि कार्बन की कोई चेन है और इस चेन के अंत में एक COOH जुड़ा है। अब बताओ क्या होगा? तो जब इस चेन के अंत में एक COOH ग्रुप जुड़ा होगा तो यहां COOH 2 हो जाएंगे और जैसे 2 हो जाएंगे नेट नेचर क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि इस चेन में क्या जुड़ा मिल जाए? NH2 जुड़ा मिल जाए। और अगर NH2 जुड़ा मिल गया तो एक NH2 ये है, एक NH2 ये है, तो बेसिक ग्रुप क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि किसी पर्टिकुलर अमीनो एसिड का नेचर कैसा होगा? एसिडिक होगा कि बेसिक होगा कि न्यूट्रल होगा? वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि NH2 और COOH की संख्या कितनी है। यदि NH2 और COOH बराबर हैं तो न्यूट्रल होगा, और अगर COOH ज्यादा है तो एसिडिक होगा, और अगर COOH कम है तो बेसिक होगा। तो अमीनो एसिड हो गए 3 प्रकार के। एक है एसिडिक अमीनो एसिड, और इसका एग्जाम्पल है ग्लूटामिक एसिड। इसमें होगा क्या? तो इसकी खास बात यह होगी कि जो COOH होगा वो किसके बराबर होगा? NH2। दूसरा होगा बेसिक, अच्छा एसिडिक है, सॉरी एसिडिक है। हाँ, इसमें क्या होगा? ये होगा। फिर होगा बेसिक अमीनो
एसिड, बेसिक अमीनो एसिड का एग्जाम्पल क्या दिया है? लाइसीन, ठीक है। और इसकी खास बात क्या होगी? तो इसकी खास बात यह होगी कि जो COOH है वो कम होगा किससे? NH2 से। और तीसरा है न्यूट्रल अमीनो एसिड, और इसका एग्जाम्पल क्या दिया है? वैलिन। अगर वैलिन ना मिले तो ग्लाइसिन भी लगा सकते हो, जो ग्लाइसिन भी तो बराबर है। और इसमें क्या होगा? तो इसमें होगा COOH बराबर होगा किसके? NH2। तो अगर बेसिक में लाइसिन ना मिला तो हिस्टीडीन दीजिएगा। बढ़ा बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अमीनो एसिड का जो NH2 ग्रुप है और जो COO ग्रुप H ग्रुप है वो आयोनाइजेबल है, मतलब आयन के फॉर्म में पाया जाएगा। कैसे देखेंगे अभी? तो किसी भी अमीनो एसिड में जो NH2 और COOH ग्रुप है वो क्या है? आयोनाइजेबल है। और इसके आयोनाइजेबल होने का एक फायदा ये मिलता है कि अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बदल जाता है अलग अलग सॉल्यूशन में। अगर सॉल्यूशन एसिडिक है तो अलग स्ट्रक्चर होगा, और सॉल्यूशन बेसिक है तो अलग स्ट्रक्चर होगा, और अगर न्यूट्रल है तो अलग स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ एक एसर्शन रीजन है, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर अलग अलग सॉल्यूशन में अलग अलग होता है। ये एसर्शन रीजन ये लिखा है क्या? NH2 और COOH ग्रुप क्या है? आयोनाइजेबल। इसी नाते क्या होगा? स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड क्या होगा? आर डिफरेंट इन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट pH। अभी लिखो नहीं, जरा देख लो इधर। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई अमीनो एसिड है, कार्बन की 4 वैलेंसी बना लेते हैं, इधर की तरफ NH2, इधर की तरफ COH, और इधर की तरफ H, और इधर की तरफ R ले लिया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर इस पर्टिकुलर अमीनो एसिड को एसिडिक सॉल्यूशन में डाल दिया जाए तो क्या होगा? तो जो एसिडिक सॉल्यूशन होगा वो H देगा। एसिडिक हमेशा क्या देता है? H देता है। तो जब सॉल्यूशन H देगा तो यहाँ H लेगा कौन? ऐसा दुनिया में कोई एसिड बना नहीं है जो इसको H दे सके। दे सकता है कोई? इससे ले सकते हो केवल। तो अब लेगा कौन भाई? H कौन लेता है? जो बेसिक ग्रुप होता है, तो ये H ले लेगा। तो जब H लेगा तो इसका हाल देखो क्या होगा? कार्बन यही रहेगा, वैलेंसी यही रहेगी COOH, और NH2 की जगह हो जाएगा NH3, और इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? प्लस का आ जाएगा। ये H रहेगा और ये R रहेगा। अच्छा, मान लेते हैं इसी को उठा करके किसी बेसिक सॉल्यूशन में डाल दिया जाए। बेसिक, तो जो बेसिक सॉल्यूशन होता है वो H लेता है, वो H लेता है। बेस हमेशा क्या करेगा? H लेगा। तो इसमें कौन H देगा भाई? ये तो देने से रहा, ये खुद लेने के लिए तैयार है। कौन देगा? COOH देगा। तो हाल देखो क्या होगा? तो हाल ये होगा, कार्बन यही रहेगा, इधर की तरफ NH2 रहेगा, और इधर की तरफ COO माइनस हो जाएगा, और इधर की तरफ क्या? R। ध्यान से सुनिएगा, ये कंडीशन कब दिखाई पड़ी? ये लो pH में दिखाई पड़ी है, और ये कब दिखाई पड़ी है? एट हाई pH।
तो मान लेते हैं कि अभी हम pH 4 पर हैं, मान लेते हैं अभी pH 4 पर हैं, तो 4 पर हमको यही दिखाई पड़ेगा, फिर 5 पर भी यही दिखाई पड़ेगा, 6 पर भी यही दिखाई पड़ेगा। लेकिन जैसे ही न्यूट्रल में जाओगे वैसे हाल बदल जाएगा। क्या होगा, देखिए क्या हो जाएगा। ये भी आयनिक स्टेट में मिलेगा और ये भी आयनिक स्टेट में मिलेगा। अब देखिए, अब आपसे ये पूछना है कि इधर से यहां जाना है, बताओ pH क्या करेगा, बढ़ेगा घटेगा? तो अगर इधर से इधर जाओगे तो pH क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और अगर इधर से इधर आओगे तो डिक्रीज करेगा। ध्यान से सुनिए, कोई हाई pH वाला सॉल्यूशन ले लीजिए, उसमें अमीनो एसिड डाल दीजिए, तो कौन सी स्टेट मिलेगी, ये मिलेगी। फिर उसका pH बदलना शुरू करिए और उस हाई pH से धीरे धीरे कहां लाइए, न्यूट्रल, और न्यूट्रल से कहां ले जाइए, एसिडिक। तो कैसे चेंज होगा, पहले सिर्फ ये आयनिक स्टेट होगा, थोड़ी देर बाद दोनों आयनिक स्टेट होंगे, और थोड़ी देर बाद केवल ये स्टेट मिलेगा। फिर ले लीजिए एक अमीनो एसिड ले लीजिए और उसको एसिडिक pH वाले में डाल दीजिए, ये मिलेगा, और ये मिलने के बाद धीरे धीरे उसका pH बढ़ाना शुरू करिए। तो जैसे जैसे उसका pH बढ़ाना शुरू करोगे तो वैसे वैसे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस स्टेट में, और फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस स्टेट में। तो क्वेश्चन यहाँ 2 बनेंगे, 3 स्टेट दे देगा और कहेगा बढ़ते हुए pH के क्रम में बताओ या घटते हुए pH के क्रम में बताओ। तो बढ़ते हुए बताओ, तो ये से इधर जाओगे तो ये बढ़ता हुआ pH है, और इधर से इधर आओगे तो घटता है, ये कम मिलेगा, तो कहोगे न्यूट्रल pH पर मिलेगा। तो एसिडिक pH पर ये मिलेगा, बेसिक pH पर ये मिलेगा, और न्यूट्रल pH पर ये मिलेगा, जिसमें दोनों स्टेट आयनिक होते हैं। इसे कहते हैं ज्विटर आयन। क्या कहते हैं, ज्विटर आयन। तो ज्विटर आयनिक स्टेट में कम देखने को मिलेगी, तो आंसर क्या देंगे, न्यूट्रल pH पर देखने को मिलेगी। इसको यहां से हटा देते हैं और यहां लिख लेते हैं। अब लिखो अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक। इसमें क्या मिलेगा, अमीनो ग्रुप और क्या, एसिडिक ग्रुप। कहाँ होगा, सेम कार्बन, और कार्बन का नाम अल्फा कार्बन। इसी नाते अमीनो एसिड का नाम अल्फा अमीनो एसिड। ये वास्तव में क्या है, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है, और जिसमें कितनी वैलेंसी, 4। तो 4 वैलेंसी में एक जगह क्या होगा, हाइड्रोजन, एक जगह COH, एक जगह एमिनो, और एक जगह वेरिएबल। अब वेरिएबल ग्रुप कैसा होगा, तो कह रहा हो सकता है कि प्रोटीन में कितने हैं, केवल 20 टाइप के अमीनो एसिड हैं। बातचीत ना करो भाई। और इन 20 टाइप के अमीनो एसिड को कहते क्या हो, प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड, जिसमें उनमें से 3 दिए हैं। अगर हाइड्रोजन ले लोगे तो ग्लाइसिन हो जाएगा, CH3 ले लोगे तो एलानाइन हो जाएगा, और हाइड्रोक्सी मिथिल ले लोगे तो सेरीन हो जाएगा। कह रहा ये 3 है किसमें से, 20 में से। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड किस पर डिपेंड करेगी, अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप और R ग्रुप। इस आधार पर कि नंबर ऑफ अमीनो और कार्बोक्सिल ग्रुप कितने हैं, ये 3 होंगे। एसिडिक जैसे ग्लूटामिक एसिड, बेसिक जैसे लाइसिन, और न्यूट्रल जैसे वैलिन। और नंबर दिया नहीं तो नंबर समझना है। जिसमें दोनों के नंबर बराबर हो वो न्यूट्रल, जिसमें NH2 ज्यादा हो वो बेसिक, और जिसमें COOH ज्यादा हो वो एसिडिक। अच्छा, करा ऐसे ही एरोमेटिक अमीनो एसिड होंगे, जैसे टायरोसिन होगा, फिनाइल एलानाइन होगा, और ट्रिप्टोफान होगा। पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड इज दैट, ये हाईलाइट कर लो, आयोनाइजेबल नेचर है किसका, NH2 का भी और CH।
ये लाइन टिक कर लो। ये जहां हेंस लिखा होता है, जहां जहां हेंस लिखा मिलेगा, ये जान लेना वहां वहां क्या बनेगा, एसर्शन रीजन बनेगा। तो सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीएच, स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड क्या है, चेंज। तो ये है एसर्शन, ये क्या है एसर्शन। और ये ऊपर क्या लिखा है, रीजन सामने लिखा है। ये स्टेट किस उसमें मिलेगी, ये मिलेगी लो पीएच में, और ये कब मिलेगी, हाई पीएच में। इसका मतलब ये कहां मिलेगी, ये न्यूट्रल में मिल जाएगी। हेडिंग तो कोई डाला नहीं है, सीधे शुरू कर दिए हैं। तो आप हेडिंग डालो लिपिड। हेडिंग लिपिड। लिखेंगे नहीं, सुनेंगे। इधर देखें, पहला सवाल लिपिड क्या है, तो कहोगे वाटर इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। वाटर इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक क्वेश्चन, लिपिड कैसे पाए जाएंगे, फाउंड एज। तो लिपिड के तीन तरीके होते हैं, या तो ये फैटी एसिड के फॉर्म में मिलेंगे, क्या होते हैं अभी बताएंगे, या तो ये ग्लिसरॉल के फॉर्म में होंगे, और या तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तीन ही ऑप्शन है, या तो सिंपल फैटी एसिड के फॉर्म में होंगे, या तो सिंपल ग्लिसरॉल के फॉर्म में होंगे, और या तो दोनों जुड़ जाएंगे। और जुड़ जाएंगे तो उसको ग्लिसराइड फैट कहते हैं। इतना लिखो। अब लिखेंगे नहीं, देखेंगे। फैटी एसिड, पहला सवाल है कि फैटी एसिड क्या है, तो कहोगे ये सिंपल एसिड ही है। और सिंपल एसिड का मतलब है कि एक ग्रुप ले लीजिए R, और इसके साथ क्या जोड़ दीजिए, इसके साथ COOH जोड़ दीजिए। बस इतना याद रखना है कि R के नाम पर क्या जोड़ोगे, तो R के नाम पर H नहीं जोड़ेंगे, R के नाम पर H नहीं जोड़ेंगे। मिनिमम एक कार्बन, तो अगर एक कार्बन होगा तो क्या जोड़ दोगे, CH3, या दो कार्बन तो C2H5। ऐसे ही पूरी चेन जोड़ सकते हो। लेकिन इस चेन में कितने कार्बन हो सकते हैं, तो इस चेन में जो मिनिमम है वो या तो एक कार्बन से लेकर के 19 कार्बन हो सकते हैं। मिनिमम एक होगा। एक का मतलब, बेटा लिखो नहीं, लिख लेना भाई। एक का मतलब क्या है, CH3 जोड़ दिया। दो का मतलब C2H5 जोड़ दिया। ऐसे लंबी चेन जोड़ सकते हो। कितनी लंबी, तो अधिकतम इसमें कितने हो सकते हैं, तो अधिकतम 19 कार्बन की चेन हो सकती है। तो किसी फैटी एसिड में अधिकतम कितने कार्बन होंगे, तो भाई अगर चेन में 19 होंगे तो एक ये भी तो है। तो किसी फैटी एसिड में मिनिमम कार्बन कितने और मैक्सिमम कार्बन कितने। जल्दी आंसर देते हो तभी गलत होता है। किसी फैटी एसिड में मिनिमम कार्बन दो होंगे, एक इस चेन वाला और एक ये वाला। और मैक्सिमम, मैक्सिमम कितने होंगे, 20। तो किसी फैटी एसिड में मिनिमम कार्बन कितने मिलेंगे, दो। दो का मतलब एक प्लस एक है। एक कार्बन किसका, COOH वाला, और एक कौन सा, चेन वाला। और मैक्सिमम कितने होंगे,
तो मैक्सिमम कार्बन 20 और ये 1 प्लस 19 है, मतलब 1 हो गया COOH का और 19 किसके हो गए, चेन के। अब आता है एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में एनसीईआरटी में दिया है पालमिटिक एसिड, कितने कार्बन है, तो लिखोगे 16 कार्बन है, इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल। कार्बन तो जरा चेन में बताओ कितने होंगे। तो भाई टोटल अगर 16 हैं तो चेन में कितने होंगे, 15 होंगे। तो ये वास्तव में क्या है, 1 प्लस 15 है। एक किसका हो गया, COH का, और 15 किसके हो गए, चेन के। दूसरा एग्जाम्पल, स्टीयरिक एसिड। इसमें होते हैं 18 कार्बन, इंक्लूडिंग क्या, कार्बोक्सिल कार्बन। तो ये स्थिति क्या होगी, तो ये 1 प्लस 17 होंगे। इसी तरीके से तीसरा है अरेकी डोनिक एसिड, कितने हैं, 20 कार्बन हैं और इंक्लूडिंग कौन सा, कार्बोक्सिल कार्बन। इसका मतलब ये 1 प्लस क्या है, 19 है। इतना लिखो। फैटी एसिड, दो कैटेगरी के होते हैं, एक होते हैं सेचुरेटेड फैटी एसिड और एक होते हैं अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। पहले से ही पता है, जिसमें डबल बॉन्ड ना हो वो क्या होता है, सेचुरेटेड, और जिसमें एक या एक से ज्यादा क्या मिल जाए, डबल बॉन्ड मिल जाए, वो अनसेचुरेटेड। तो ये विदाउट डबल बॉन्ड और ये विद 1 या मोर डबल बॉन्ड। बस एग्जाम्पल याद रखने हैं, इसके एग्जाम्पल और इसके एग्जाम्पल। अभी तक 3 नाम आपने पढ़े हैं, पालमिटिक एसिड और स्टीयरिक एसिड, और पढ़े हैं अरेकी डोनिक एसिड। 2 नाम और बढ़ा लेंगे, ओलिक एसिड और लोन ओलिक एसिड। फिर फैटी एसिड 2 प्रकार के होते हैं, नॉन एसेंशियल फैटी एसिड और एसेंशियल फैटी एसिड। नॉन एसेंशियल और एसेंशियल का अंतर जरा सुन लो। वैसे अमीनो एसिड में हम लोग ये पढ़ते हैं ना, एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। क्या पढ़ते हैं, ऐसा कोई भी अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी में बन नहीं सकता है वो एसेंशियल, और जो बन सकता है वो नॉन एसेंशियल। वही हाल यहाँ भी है, ऐसा फैटी एसिड जो शरीर में बन जाएगा वो नॉन एसेंशियल, और जो नहीं बनेगा वो एसेंशियल।
फैटी एसिड synthesis in body of fatty acid not synthesis in body। इसका सिर्फ एग्जाम्पल याद रखना है, वही अरेकिडोनिक एसिड। इसी में है बहुत सारे लिनोलिनिक एसिड, इसी में है, लिख देते हैं। दूसरा जो है ग्लिसरॉल को भी सिंपल लिपिड कहा जाता है, लेकिन केमिकल वाइज ये क्या है? तो केमिकल वाइज ये ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन है। केमिकल लिखे तो एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, सब H लगे हैं। बस इधर की तरफ क्या लगे हैं? OH। तो ये ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सिंपल लिपिड कहते हैं। देखो इतना। अब जब तीसरा है वो क्या है? इसमें लिखा है कि कॉम्बिनेशन होगा किसका? ग्लिसरॉल का फैटी एसिड से। तो कॉम्बिनेशन बनेगा कैसा वो देखना है। अभी लिखिएगा नहीं, देखिएगा। जैसे ये तो ग्लिसरॉल है, ठीक है। अब इसी ग्लिसरॉल में फैटी एसिड का कॉम्बिनेशन होगा, तो देखो कैसे कॉम्बिनेशन होगा। कार्बन ऐसे ही लिखे रहेंगे और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये सारे हाइड्रोजन है, और ये क्या है? OH है, ये OH है। बस यहाँ चेंज आ गया, ध्यान से देखिएगा। ये वाला जो OH है उसको रिप्लेस कर दिया गया और यहाँ लग गया क्या? फैटी एसिड। तो जब फैटी एसिड लगा तो फिर बांड बनाना पड़ा। तो यहाँ जो बांड बना है ये ईस्टर बांड है। इसी नाते एनसीईआरटी में लिखा है कि फैटी एसिड को स्टरीफाई किया गया है। किसके साथ? ग्लिसरॉल के साथ। तो जब एक फैटी एसिड लगा दोगे तो इसी का नाम हो जाएगा मोनो, अभी लिखिएगा नहीं, मोनोग्लिसराइड फैट। और मोनोग्लिसराइड फैट में है क्या? तो कहोगे इसमें एक ग्लिसरॉल है और एक ही क्या है? फैटी एसिड। अभी लिखो नहीं, सुन लो। फिर देखो तो इससे ये बन गया। कैसे बना? तो कहा गया ग्लिसरॉल में एक OH हटाए और वहां फैटी एसिड लगाए तो बन गया क्या? मोनोग्लिसराइड फैट। फिर ये वाला OH भी हटा दिया जाए तो देखो क्या है? कार्बन तो अभी वही रहेंगे और हाइड्रोजन भी वही रहेंगे। अब देखिए यहां पर तो पहले से ही क्या लगा था? फैटी एसिड लगा था। अब ये वाला OH भी हटा दिया जाए और यहां भी क्या जोड़ दिया जाए? फैटी एसिड। और जहां पर पहले से OH था वो अभी भी OH है। इसका नाम क्या होगा? अब इसमें दो फैटी एसिड लग गए हैं तो इसी का नाम हो जाता है डाइग्लिसराइड फैट। ये बताओ कितने ग्लिसरॉल कितने फैटी एसिड? तो ग्लिसरॉल तो अभी भी एक ही है,
तो क्या है, एक ग्लिसरॉल और दो क्या है, फैटी एसिड। अब ये जो वाला OH है अच्छा नहीं लग रहा है, इसको भी रिप्लेस कर दिया जाए, तो कर देते हैं रिप्लेस। वही रहेंगे और हाइड्रोजन वही रहेंगे। अब देखिएगा ध्यान से क्या चेंज हुआ है, ये वाला OH भी रिप्लेस कर दिया गया। तो यहां तो पहले से क्या लगा, यहां पहले से क्या लगा था, फैटी एसिड, यहां नया क्या लग गया, फैटी एसिड। तो इसका नाम क्या रखोगे, ट्राइग्लिसराइड फैट। जरा बताओ कितने ग्लिसरॉल कितने फैटी एसिड, तो कहोगे अभी भी क्या है, एक ही ग्लिसरॉल है, अभी भी क्या है, एक ही ग्लिसरॉल है, लेकिन अब हो गए हैं 3 फैटी एसिड। अभी जल्दी ना करें, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा नहीं लग रहा था फैटी एसिड लगा हुआ, तो फैटी एसिड हटा देंगे। तो जैसे ये वाला फैटी एसिड हटाओगे फार्मूला बदल जाएगा। देखो क्या बदलेगा, कार्बन अभी भी वही है और सारे हाइड्रोजन भी वैसे ही लगे हैं। बस ध्यान से देखिएगा, यहां पर फैटी एसिड था, अभी फैटी एसिड है, यहां पर फैटी एसिड था, फैटी एसिड है, यहां नई चीज आ गई है और क्या लग गया है, फास्फेट। जैसे ही ट्राइग्लिसराइड फैट का एक फैटी एसिड हटा करके क्या लगा दिया जाए, फास्फेट लगा दिया जाए, वैसे इसका नाम फिर बदलना पड़ेगा। क्या, इसी का नाम हो जाएगा फास्फोलिपिड। और फास्फोलिपिड का बढ़िया एग्जाम्पल है लेसिथिन। और पहले से ही पता है फास्फोलिपिड कहां मिलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। तो अगर हम ओवरव्यू देखें तो ग्लिसरॉल क्या है, तो सिंपल लिपिड है, या क्या है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, उसका ये क्या है स्ट्रक्चर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसी ग्लिसरॉल में आप फैटी एसिड जोड़ोगे तो बांड कौन सा बनाओगे, ईस्टर बांड। इसी नाते एनसीईआरटी में लिखा है फैटी एसिड एस्टरीफाइड विद ग्लिसरॉल। तो जैसे एस्टरीफाइड करोगे वैसे चेंज आना शुरू होगा। एक OH हटाओ, एक फैटी एसिड लगाओ, 2 OH हटाओ, 2 फैटी एसिड लगाओ, 3 OH हटाओ, 3 फैटी एसिड लगाओ। फिर अच्छा नहीं लग रहा है, एक फैटी एसिड फिर हटा दो और क्या कर दो, उसमें फास्फेट लगा दो, तो क्या बन जाएगा, फास्फोलिपिड। क्वेश्चन अभी जल्दी आया है, मोनोग्लिसराइड में कितने ग्लिसरॉल कितने फैटी एसिड। तो ये वास्तव में जो ये मोनो लिखा है ये फैटी एसिड के लिए लिखा है। एक फैटी एसिड तो मोनोग्लिसराइड, 2 फैटी एसिड तो डाईग्लिसराइड, 3 फैटी एसिड तो ट्राइग्लिसराइड। और फिर फास्फोलिपिड कब बना, जब उसमें फास्फेट जोड़ दिया गया। अभी अच्छा लिख लो, इतना लिख लो, लिखिए बेटा आगे बढ़े। तो तीसरा है ग्लिसराइड फैट क्या होता है, तो पहले से ही पता है कि जो फैटी एसिड हैं वो क्या हो जाते हैं, एस्टरीफाई कर जाते हैं विद क्या, ग्लिसरॉल। तो फैटी एसिड एस्टरीफाइड विद ग्लिसरॉल
से बनते क्या हैं? ग्लिसराइड फैट, जो कि 3 कैटेगरी के होते हैं। एक का नाम मोनोग्लिसराइड, एक का नाम डाइग्लिसराइड और एक का नाम, किसमें कितने ग्लिसरॉल कितने फैटी एसिड पीछे लिखा है, दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर सवाल आता है कि जो लिपिड होते हैं वो 2 कैटेगरी के होते हैं, या तो वो सॉलिड फैट होते हैं और या तो वो आयल होते हैं। ये जो 2 नाम हैं, जैसे सबसे बढ़िया है नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल। इस समय अगर कोकोनट ऑयल आप लेके आओगे तो आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, ऑयल के फॉर्म में मिलेगा। लेकिन जैसे ही जाड़ा शुरू होगा कोकोनट ऑयल सॉलिड फैट हो जाएगा। तो जो लिपिड हैं वो किस फॉर्म में रहेंगे? फैट के फॉर्म में रहेंगे सॉलिड, या ऑयल के फॉर्म में रहेंगे? ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि मेल्टिंग पॉइंट कैसा है। तो ये दोनों नाम किस आधार पर हैं? ऑन बेसिस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। तो ये बताओ कि किसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और किसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, जब गर्म करोगे तभी ये क्या हो जाएंगे? फैट। आराम से सोचे, हमको कोई जल्दी नहीं है। इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है? इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, तभी तो गर्मी में ये क्या बन जाते हैं? आयल बन जाते हैं, और जाड़े में फैट बन जाते हैं। जैसे टेम्परेचर लो मिला, वैसे अगर जाड़े में भी आयल बने रहे तो अगर जाड़े में भी आयल बने, इसका मतलब कम टेम्परेचर में पिघले हुए हैं, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है? हाई। इसी नाते ये सॉलिड फैट रहते हैं विंटर में, और इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। अब लो मेल्टिंग पॉइंट है, जाड़े में लो टेम्परेचर है, फिर भी पिघले हुए हैं, तो ये किस फॉर्म में रहेंगे? आयल के फॉर्म में रहेंगे विंटर में। तो इनका क्या होगा? हाई मेल्टिंग पॉइंट, और इसी नाते रिमेन एज सॉलिड फैट विंटर। जबकि इनका क्या होगा? लो मेल्टिंग पॉइंट एंड रिमेन एज आयल इन विंटर। अब ऐसा क्यों हो गया है? इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों हो गया है और इनका मेल्टिंग पॉइंट लो क्यों हो गया है? ये नहीं दिया एनसीईआरटी में, क्योंकि यहां पाए जाते हैं मोर सैचुरेटेड फैटी एसिड। जिस लिपिड में सैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा पाए जाएंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, और जिसमें मोर अनसैचुरेटेड मिलेंगे उनका क्या होगा? लो। फिर आता है एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल बता दो और इसका एग्जाम्पल बता दो। तो इसका एग्जाम्पल है वेजिटेबल ऑयल, कोकोनट ऑयल, और इसका एग्जाम्पल है जिंजली ऑयल। तो जिंजली ऑयल ऑयल के फॉर्म में था, ऑयल के फॉर्म में है, और ऑयल के ही फॉर्म में रहेगा। मस्टर्ड ऑयल किस में रखा जाएगा? मस्टर्ड ऑयल भी ऐसे रहता है, सरसों का तेल, जाड़ा गर्मी बरसात क्या रहता है? कभी जम जाता क्या? जमता तो नहीं ना। तो इसी में क्या आएगा?
मस्टर्ड ऑयल। अच्छा, घी किस में आएगा? घी ऊपर वाले में चला जाएगा, जाड़े में क्या कर जाएगा? जम जाएगा, और गर्मी में ऑयल के फॉर्म में हो जाएगा। तो अगर वो गर्मी में ऑयल के फॉर्म में हो जा रहा है, इसका मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, और अगर जाड़े में भी ऑयल के फॉर्म में है तो मेल्टिंग पॉइंट लो है। चलिए जरा एनसीईआरटी ओपन करो। लिपिड क्या है? वाटर इंसॉल्युबल है। ये कैसे होंगे? सिंपल फैटी एसिड। और फैटी एसिड क्या होंगे? कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच विद क्या? आर। बस आर कैसा? मिथिल ग्रुप, इथिल ग्रुप, या हाई नंबर ऑफ कार्बन। मिनिमम कितने? एक। अधिकतम कितने? 19। जैसे एग्जाम्पल पाल्मेटिक एसिड, टोटल 16 कार्बन है, क्या मिला करके? कार्बोक्सिल वाला मिला करके है। और अरेकिडोनिक एसिड में 20 है, मिला करके है कार्बोक्सिल वाला। फैटी एसिड दो कैटेगरी के, अगर विदाउट डबल बॉन्ड तो सैचुरेटेड, और एक या एक ज्यादा डबल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड। एक और सिंपल लिपिड है जिसका नाम ग्लिसरॉल है, जो कि वास्तव में क्या है? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन है। और लिपिड में ऐसा भी हो सकता है कि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड दोनों हो। तो ये देखो लिखा है फैटी एसिड फाउंड, ये क्या लिखा है? एस्टरीफाइड विद क्या? ग्लिसरॉल। मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राई, इनको फैट कहोगे या आयल कहेंगे? किस आधार पर? मेल्टिंग पॉइंट। ये देखो लिखा आयल है लोअर मेल्टिंग पॉइंट, इसी नाते जहां हेंस लिखा है वहां एसर्शन रीजन बनेगा, हेंस रिमेन एज आयल इन विंटर। और एग्जाम्पल कौन सा? जिंजली आयल। कह रहा है यू आइडेंटिफाई ए फैट फ्रॉम मार्केट। हाँ, मार्केट से डालडा मिलेगा, देख लीजिएगा। कुछ लिपिड में फास्फोरस होगा या फास्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इनका नाम क्या रख दोगे? फास्फोलिपिड। और ये कहाँ पाए जाएंगे? सेल मेम्ब्रेन। जैसे लेसिथिन किसका एग्जाम्पल? एक पॉइंट छूट गया है। कुछ टिश्यू में, स्पेशली कहाँ? न्यूरल टिश्यू में क्या पाया जाएगा? लिपिड विद कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। जरा डायग्राम देख लो। ये तो मोनोसेकेराइड शुगर है, अभी आगे शुगर में पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ देखो ये ग्लाइसिन है, ये एलानाइन है, ये स्टेरीन है। इधर देखो ये पाल्मिटिक एसिड है, ये ग्लिसरॉल है, और ये ट्राइग्लिसराइड है। तो देखो ऐसे ट्राइग्लिसराइड ये है, ये देखो ग्लिसरॉल वाला कंपोनेंट है, यहाँ एक फैटी एसिड, ये दूसरा फैटी एसिड, ये तीसरा फैटी एसिड। और यहाँ देखो ये ग्लिसरॉल वाला कंपोनेंट है, ये एक फैटी एसिड, ये दूसरा फैटी एसिड, यहाँ फैटी एसिड रहा होगा। फैटी एसिड हटा करके क्या जोड़ दिए हैं? देखो फास्फेट वाला कंपाउंड जोड़ दिए, तो क्या बन गया? फास्फोलिपिड या लेस्थिन। तो हो सकता है ये एग्जाम में ऐसे ही आ जाए और पूछवा ले क्या है ये, तो ये क्या है? फास्फोलिपिड या लेस्थिन। और ये बगल में देखो बना है क्या? कोलेस्ट्रॉल। चलिए हेडिंग डालिए। हेडिंग डालिए नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजनस बेस के बारे में वैसे एक बार फिर से डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे 12th में, जब मॉलिक्यूलर बेसिस पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ थोड़ा सा दिया है तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं? तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, लेकिन इसमें हेटेरोसाइकिल होती है। हेटेरोसाइकिल का मतलब जैसे बेंजीन होमोसाइकिल है, जबकि अगर उसमें बीच बीच में नाइट्रोजन लग जाए तो क्या होगा? हेटेरोसाइकिल। तो हेटेरोसाइक्लिक कार्बन कंपाउंड है या ऑर्गेनिक कंपाउंड है? लिखते चलेंगे। हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड।
दूसरा सवाल है कि नाइट्रोजनस बेस कहां पाए जाते हैं, तो फाउंड इन न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड तो भाई दो होंगे, कौन सा, एक होगा डीएनए और एक होगा आरएनए। दूसरा सवाल है कितने टाइप के होते हैं, तो एक होते हैं प्यूरीन बेसेज और एक होते हैं, लिखते चलेंगे, पिरीमिडीन बेसेज। इसको दोबारा पढ़ना भी है। प्यूरीन बेस और पिरीमिडीन बेस में जो मेन अंतर है वो हेट्रोसाइक्लिक रिंग का अंतर है। जिसमें एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग हो वो पिरीमिडीन और जिसमें दो हो वो प्यूरीन। तो इसमें एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग और इसमें दो हेट्रोसाइक्लिक रिंग। बाकी डिटेल में वही पढ़ेंगे। नाइट्रोजनस बेस में जो प्यूरीन है और पिरीमिडीन है, प्यूरीन दो टाइप का होता है और पिरीमिडीन तीन टाइप का होता है। प्यूरीन दो टाइप का कौन सा, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमीन, यूरेसिल। इसमें से ये तीन एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन फाउंड इन बोथ डीएनए एंड आरएनए। लेकिन ये सिर्फ क्या है, फाउंड इन डीएनए ओनली, और ये क्या है, फाउंड इन आरएनए ओनली। तो कोई सिर्फ डीएनए में है, कोई सिर्फ आरएनए में है और कोई डीएनए आरएनए दोनों में है। अब असली सवाल ये है कि किसी भी न्यूक्लिक एसिड में चाहे प्यूरीन हो और चाहे पिरीमिडीन हो किस फॉर्म में पाए जाएंगे, तो डायग्राम से समझ में आएगा। जरा देखो इधर, बातचीत न करें भाई। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर में ये एक नंबर कार्बन है यहाँ OH, दो नंबर कार्बन OH, तीन नंबर पर OH, चार पे नहीं है, और ये 5 नंबर कार्बन OH। ये पहला कार्बन, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और पांचवा कार्बन। ये पेंटोज शुगर है। बस फर्क ये होता है कि पेंटोज शुगर दो टाइप के आगे पढ़ेंगे, एक राइबोज और एक होती है डी ऑक्सी राइबोज। राइबोज पाई जाती है आरएनए में और ये पाई जाती है डीएनए में। अंतर वैसे आगे पढ़ेंगे। ये जो दो नंबर वाला OH है यही अंतर है। अगर दो नंबर पे OH है तो ये राइबोज, और अगर ये नहीं है तो ये डीऑक्सीराइबोज। तो वो एक अलग मसला है। मान लेते पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर का ये जो एक नंबर कार्बन का OH है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ये जो 5 नंबर कार्बन का OH ये महत्वपूर्ण है। एक नंबर OH हटा दीजिए और इसकी जगह नाइट्रोजनस बेस लगा दीजिए, तो देखो कैसे बनेगा। ये पेंटोज शुगर अभी भी वैसे ही है, सब जगह OH लगे हैं। जैसे 2 नंबर पर OH लगा है, 3 नंबर पर OH लगा है और 5 नंबर। बस एक नंबर का जो OH है
उस एक नंबर वाले OH की जगह क्या लगा दिया गया, नाइट्रोजनस बेस। जैसे ही नाइट्रोजनस बेस लगा दोगे वैसे ही ये शुगर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, न्यूक्लियोसाइड। किस में कन्वर्ट हुई, न्यूक्लियोसाइड। अभी अच्छा नहीं लग रहा है, 5 नंबर वाला OH भी हटा देते हैं। तो देखो 5 नंबर वाला OH हटाते हैं, ये पेंटोज शुगर है, सारे कार्बन, ये 2 नंबर का OH है, 3 नंबर और ये 5 नंबर। अब देखिएगा यहां क्या जोड़ पहले से ही नाइट्रोजनस बेस, और यहां जोड़ दोगे क्या, फास्फेट। तो जो बनेगा उसका नाम न्यूक्लियोटाइड है। तो पेंटोज शुगर है, फिर किसमें कन्वर्ट हुआ, न्यूक्लियोसाइड, फिर किसमें कन्वर्ट हुआ, न्यूक्लियोटाइड। कैसे, तो जब शुगर में क्या जोड़ दो, नाइट्रोजनस बेस, तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड। और जब उसमें फिर से शुगर में 5 नंबर पर क्या जोड़ दो, फास्फेट, तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। तो 3 रिएक्शन है, इसको स्पष्ट, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस क्या बना, न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड में क्या जोड़ दो, फास्फेट जोड़ दो, तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड। और फिर देखो न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोटाइड जोड़ दो और जोड़ते चले जाओ तो बनेगा पॉली न्यूक्लियोटाइड। और इसी का दूसरा नाम न्यूक्लिक एसिड। जैसे कि डीएनए और आरएनए, तो डीएनए और आरएनए में क्या है, न्यूक्लियोटाइड है कि न्यूक्लियोसाइड है। तो न्यूक्लिक एसिड या पॉली न्यूक्लियोटाइड में क्या है, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोटाइड है। लिखो, लिख लिया बेटा, आगे बढ़े। डन। तो हमारे साथ लिखते चलेंगे। जैसे मान लेते हैं कि एडेनिन है, तो एडेनिन अगर शुगर में जुड़ जाएगी तो बनेगा एडिनोसिन। इसी तरीके से गुआनिन है, हमारे साथ ही लिखते चलेंगे, शुगर में जुड़ जाएगी गुआनोसिन। साइटोसिन यदि शुगर में जुड़ जाएगी, तो यहां पहले से सीन लगा है, तो क्या डबल सीन लगा दें, हैं? तो फिर मजबूरी में नाम कुछ और लिखना पड़ेगा, साइटिडीन। और यहां थाइमीन किसमें जोड़ दें, शुगर में, तो थाइमोसिन। अब ये डीन लग चुका, डीन ही चलेगा। और यूरेसिल में अगर शुगर जुड़ जाए तो यूरिडीन। और फिर इनमें क्या जोड़ दिया जाए, फास्फेट। तो बताओ क्या क्या बनेगा, तो एडेनोसिन से बन जाएगा एडिनाइलिक एसिड। गुआनाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक, साइटिडाइलिक
डाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड, और ये सब क्या है? न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड में ओनली क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड। ये सब के सब न्यूक्लियोसाइड हैं, ये सब के सब न्यूक्लियोटाइड हैं। और जब ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे तो न्यूक्लिक एसिड बनेगा, जिसमें सिर्फ क्या होंगे? न्यूक्लियोटाइड। छोटी सी एक हेडिंग है, 4 लाइन पढ़नी है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलिटीज। इस हेडिंग से एग्जामिनर बहुत नाराज था, कभी सवाल नहीं पूछता था, फिर पता नहीं कैसे खुश हो गया, लगातार एक सवाल पूछ रहा है पिछले 4-5 साल से। ठीक है, तो देखो क्या है, 2 सिर्फ लाइनें हैं, अभी लिखेंगे नहीं, सुनेंगे। पहला सवाल है कि ये मेटाबोलिटीज कौन सी चीज है? बस ये पता चल जाए, उसके आगे प्राइमरी लिख देंगे तो प्राइमरी, और उसके आगे सेकेंडरी लिख देंगे तो सेकेंडरी। पहले मेटाबोलिटीज तो पता चले। तो मेटाबोलिटीज वास्तव में बायोमॉलिक्यूल हैं। प्रेजेंट इन लिविंग। किसी लिविंग में पाए जाने वाले बायोमॉलिक्यूल को मेटाबोलिटीज कहते हैं। क्यों? लिखो नहीं बेटा, छापने चक्कर में रहते हो, बाद में छाप लेना, पीडीएफ दे देंगे, उससे लिख लेना, समझ तो लो। मेटाबोलिटीज नाम क्यों पड़ गया? इसका मतलब ऐसा कोई बायोमॉलिक्यूल जो मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करता हो, वही तो मेटाबोलिटीज होगा। तो ये वास्तव में मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब प्राइमरी और सेकेंडरी नाम कहां से आया? ध्यान से सुनेंगे। ऐसा कोई भी बायोमॉलिक्यूल जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्राइमरी या बेसिक मेटाबॉलिक प्रोसेस में इन्वॉल्व हो। बेसिक प्रोसेस जैसे ग्रोथ करना, ठीक है, सांस लेना, रेस्पिरेशन करना, कोई भी ऐसा बेसिक प्रोसेस जिसमें मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो, उसका नाम प्राइमरी मेटाबोलिटीज कहेंगे। जैसे कि अमीनो एसिड है, जैसे फैटी एसिड है, नाइट्रोजनस बेस है, ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे प्रोटीन है, जैसे फैट है, जैसे न्यूक्लिक एसिड है, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? प्राइमरी के। लेकिन किसी पर्टिकुलर प्लांट से आपको तारपीन का तेल मिलता है, किसी पर्टिकुलर प्लांट से ओपियम एल्कलॉइड मिलता है, मार्फिन और कोडीन। बताओ मार्फिन और कोडीन किस मेटाबॉलिक प्रोसेस में डायरेक्ट इन्वॉल्व है? किसी में इन्वॉल्व नहीं, लेकिन पौधे में है। तो यदि किसी लिविंग में कोई ऐसा बायोमॉलिक्यूल मिले जिसका किसी प्राइमरी प्रोसेस में सीधा रोल ना हो, उसका नाम क्या रख दोगे? सेकेंडरी। जैसे कोई पौधा रबर दे रहा है, रबर, कोई पौधा गम दे रहा है, कोई रेजिन दे रहा है, कोई सुगंध दे रहा है, कोई मसाले बना रहा है। क्या मसाले के बगैर, ऐसा तो है नहीं कि उस मसाले के बगैर उस पौधे का जीवन चक्र बंद हो जाएगा, लाइफ साइकिल चलेगी ही नहीं। तो घुमा फिरा करके जो बात है, यदि कोई बायोमॉलिक्यूल किसी लिविंग की प्राइमरी मेटाबॉलिक प्रोसेस या बेसिक प्रोसेस का पार्ट हो तो उसका नाम प्राइमरी, और बेसिक प्रोसेस का पार्ट ना हो, कुछ और काम करता हो, वो सेकेंडरी।
फिर आता है प्राइमरी के एग्जाम्पल, तो वही जितने पढ़ते हो, अमीनो एसिड है, फैटी एसिड है, और मोनोसेक्राइड है या पॉलीसेक्राइड है या प्रोटीन है या न्यूक्लिक एसिड, ये सब किस में आएंगे, ये प्राइमरी में आएंगे। और सेकेंडरी में एल्कलॉइड आएंगे, गम आएंगे, रेजिंग आएंगे, सेंट आएंगे, एंटीबायोटिक आएगा, रबर आएगा, जितना कहानी जानते हो, पिगमेंट आएंगे, ये सब किस में आएंगे, सेकेंडरी में। लिखो मेटाबोलिटीज, मेटाबोलिटीज डायरेक्टली participate in basic metabolic process। ठीक है, एग्जाम्पल वही सब एनसीईआरटी में ऐसे एग्जाम्पल लिखा, कह रहा 9.1 डायग्राम में जितने बने हैं वो सब प्राइमरी हैं, तो ऐसे एग्जाम्पल दे दिए हैं। पहले 9.1 देखो, पलटो पल्लो पन्ना, एनसीईआरटी का 9.1 डायग्राम देखो, डायग्राम नंबर 9.1 मिला, पन्ने पलट रहे हैं अभी तक। डायग्राम 9.1 कौन सा है, जिसमें बहुत सारे डायग्राम बने हैं, कह रहा डायग्राम में जितना कुछ दिख रहा है वो प्राइमरी है। अरे तो सीधे सीधे नाम लिख देते कौन कौन प्राइमरी है। वाह भाई वाह, इतना टाइम नहीं था। मोनोसेक्राइड मिलेगा, अमीनो एसिड मिलेगा, फैटी एसिड मिलेंगे, नाइट्रोजनस बेस मिलेंगे। बाकी उसी से फिर क्या बन जाएगा, मोनोसेक्राइड से पॉलीसेक्राइड, अमीनो एसिड से प्रोटीन, फैटी एसिड से फैट, और नाइट्रोजनस बेस से न्यूक्लिक एसिड। अब आओ सेकेंडरी, कह रहा है ऐसे मेटाबोलिटीज जिनका सीधे रोल ना हो किसमें, प्राइमरी मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो लोगों ने पूछा इनका काम क्या है, कहा काम ही तो पता नहीं है, अभी तक फंक्शन पता नहीं है। रियल फंक्शन नॉट नोन, पता नहीं है, फिर भी कुछ तो काम करते ही होंगे। तो वो काम करे चाहे ना करे, हम लोग काम में ले लेते हैं। ह्यूमन क्या कर लेता है, यूज कर लेता है, ह्यूमन यूज में मिल जाते हैं। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि इकोलॉजी में इनका कुछ रोल है, इकोलॉजिकल रोल है। बस हमको एग्जाम्पल बता दो इनके। तो एग्जाम्पल याद करने का मतलब इनको छोड़ के सब बोल डालो, जैसे एल्कलॉइड, गम, रेजिन, रबर, सेंट, स्पाइसेज। अच्छा ये एक बढ़िया एग्जाम्पल है इसमें, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक बहुत बढ़िया है। पिगमेंट्स, वो अलग बात है, एंटीबायोटिक से कोई मर जाएगा, लेकिन वो प्राइमरी प्रोसेस में थोड़े इन्वॉल्व है, तो एंटीबायोटिक बढ़िया है। मसाले वगैरह सब किस में आएंगे, सेकेंडरी में आएंगे। तो प्राइमरी और सेकेंडरी क्लियर, प्राइमरी की एग्जाम्पल क्लियर, सेकेंडरी की एग्जाम्पल क्लियर। आखिरी सवाल, प्राइमरी मेटाबोलिटीज कहां मिलेंगे और सेकेंडरी मेटाबोलिटीज कहां मिलेंगे।
तो एनसीईआरटी में लिखा है कि एनिमल में प्राइमरी मेटाबोलिटीज तो मिलेंगे, सेकेंडरी भैया कौन सी रबर एनिमल से निकाल लोगे, कौन सा गम निकाल लोगे, कि रेजिन निकाल लोगे, कि मसाला निकाल लोगे, हैं ऐसा तो करोगे नहीं। तो प्राइमरी मेटाबोलिटीज कहां मिलेंगे, एनिमल में मिलेंगे। और सेकेंडरी तो क्या प्लांट में प्राइमरी नहीं मिलेंगे, जल्दी में काहे हो, एनिमल में केवल प्राइमरी मिलेंगे और प्लांट में प्राइमरी भी मिलेंगे और सेकेंडरी। तो एनसीईआरटी में ऐसे लिखा कि प्लांट में, फंजाई में, माइक्रोब में प्राइमरी के अलावा सेकेंडरी मिलते हैं, इसका मतलब दोनों मिलेंगे। लिख लिया। एनिमल में कौन से मेटाबोलिटीज, प्राइमरी, और प्लांट, फंजाई और माइक्रोब में प्राइमरी भी सेकेंडरी भी। एनसीईआरटी में यहाँ एक टेबल बनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उस टेबल में कामा फुल स्टॉप तक जितना दिया है सब पूछा जा चुका है, कुछ नहीं बचा है। इतना खुश है उस टेबल से। तुम्हारा अलार्म बिल्कुल सही है। हम इतने सालों से यही देख रहे हैं कि कब बर्तन भागना शुरू करेंगे। चलो लिख लो। प्लांट में, फंजाई में, माइक्रोब में प्राइमरी और सेकेंडरी। टेबल बोल डालो, लिख डालते हैं। पहला कौन सा है, पिगमेंट, और सामने क्या लिखा है, कैरोटीनॉइड एंड। आपको अजीब नहीं लग रहा है कि यहां क्लोरोफिल काहे नहीं लिखा है, भूल गए होंगे ना, क्यों, अच्छा नहीं लग रहा है। एनसीईआरटी बहुत सावधानी से लिखी गई है। अगर यहां क्लोरोफिल लिख देंगे तो क्या क्लोरोफिल प्राइमरी मेटाबॉलिक प्रोसेस में इन्वॉल्व है कि नहीं, भैया उसके बगैर फोटोसिंथेसिस बंद हो जाएगी, तो वो सेकेंडरी है, क्या हो जाएगा, प्राइमरी। जानबूझ के नहीं लिखे हैं। अच्छा, दूसरा क्या है, एल्कलॉइड, बताओ, हैं, मार्फिन, कोडीन, ओपियम भी लिख लो। मतलब क्या ये प्राइमरी है कि जब तक ओपियम नहीं बनेगा एटीपी नहीं बनेंगे, हैं, ऐसा तो है नहीं। पौधे में बहुत सारे पौधे ओपियम नहीं बनाते, जीवित हैं। ऐसा कोई केमिकल जिसके बगैर जीवन ही ना चले वो किसमें आएगा, प्राइमरी। और जिसके बगैर बहुतों का जीवन चल जाए वो सेकेंडरी। ठीक है, तो अल्कोहल प्राइमरी है कि वाटर प्राइमरी है, अल्कोहल प्राइमरी है। अगला कौन सा है बेटा, है टर्पीनॉइड्स। क्या है, मोनोटर्पीन, अच्छा अगला कौन है, एग्जाम्पल लेमन। अगला अबरिन,
एंड क्या, रिसिन। अगला कैन कानावेलिन, अगला जगह कम पड़ गई, ऊपर है। हाँ, ड्रग्स में विनब्लास्टिन एंड करकुमिन। आखिरी पालीमेरिक। कौन कौन, सिर्फ टेबल याद रखनी है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में ढेर सारे क्या हैं, कार्बन कंपाउंड, जो कि कैसे हैं, हेट्रोसाइक्लिक। ऐसे ही कौन है, नाइट्रोजनस बेस, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन। कह रहा जब ये अटैच हो जाए किससे, शुगर से, तो नाम बदल के, और अगर फास्फेट जोड़ दिया जाए शुगर में तो नाम बदल के, जैसे एडेनोसिन, ग्वानोसिन, थाइमिडीन, यूरिडीन, साइटिडीन, ये सब क्या है, न्यूक्लियोसाइड। तो एडिनाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड, गुआनाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड, ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेंगे, न्यूक्लियोटाइड। जबकि डीएनए आरएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल। कह रहा ये है डायग्राम कितना, 9.1। कह रहा जितना 9.1 में बना है सब प्राइमरी मेटाबोलिटीज है। कमाल की बात है, अरे लिख देते क्या क्या प्राइमरी मेटाबोलिटीज है, तो जितने यहां बने वो सब प्राइमरी हैं। अभी जल्दी एक क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित में से कौन प्राइमरी नहीं है, निम्नलिखित में से कौन प्राइमरी नहीं है, तो जो यहां नहीं बने वही नहीं है। भाई उनका सवाल वैसे जवाब, और क्या। कह रहा मोस्ट एक्साइटिंग एस्पेक्ट ऑफ केमिस्ट्री, फर्जी कहानी है। इफ वी वन मेक लिस्ट ऑफ बायोमॉलिक्यूल, हजारों ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेंगे जिसमें अमीनो एसिड, शुगर। कह रहा फॉर रीजन, इसी नाते कह रहा जो टेबल कह रहा कि अगर एनिमल टिश्यू की बात करोगे तो नोटिस करोगे प्रेजेंट ऑफ ऑल सच कैटेगरीज ऑफ कंपाउंड सोन इन कहां, फिगर 9.1। इन सब को क्या कहते हैं, प्राइमरी। वाह भाई वाह, कमाल की बात है। 9.1 पहले फिगर रटो तब पता चलेगा प्राइमरी कौन है। कह रहा जब एनालिसिस करो प्लांट की, फंजाई की और माइक्रोब की, तो कह रहा हजारों कंपाउंड और मिलेंगे। क्या लिखा है, अदर देन दीज प्राइमरी, जैसे एल्किनोइड, फ्लेविनोइड, रबर, ऑयल, एंटीबायोटिक, पिगमेंट, सेंट, गम, स्पाइस। कह रहा इन सब का नाम क्या है। कह रहा प्राइमरी मेटाबोलिटीज वो हैं जिनका फंक्शन बिल्कुल पता है कहाँ, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, लेकिन अभी तक नहीं पता चल पाया क्या, फंक्शन ऑफ सेकेंडरी। फिर भी कह रहा है कि कुछ का हम लोग क्या कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे रबर हम यूज कर लेंगे, ड्रग यूज कर लेंगे, स्पाइस, सेंट और पिगमेंट। कुछ सेकेंडरी मेटाबोलिटीज का कहाँ इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजी। ये टेबल ना भूलिएगा, पैराग्राफ भले ही भूलिएगा। पिगमेंट में ये है, कैराटिनॉइड में ये दोनों, एल्कलॉइड में मार्फिन और कोडीन, टार्पिन में ये, एसेंशियल में ये। आंसर देखो, ये तीन आप जरूर याद रखोगे, भले ही ये ना याद रखो। टॉक्सिन, लेक्टिन और ड्रग। टॉक्सिन में कौन, अब्रिनरिसिन, लेक्टिन में कैनकानावेलिन, ड्रग में विनब्लास्टिन, करकुमिन। अगला लेक्चर इंपॉर्टेंट है, बायोमॉलिक्यूल पढ़ाएंगे ये, और वहीं पर पढ़ाएंगे क्या, प्रोटीन, और प्रोटीन का फिर पॉलीसेकेराइड, काफी कुछ है इसमें, न्यूक्लिक एसिड।